बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने स्टीवन क्रॉशन के मॉनिटर मॉडल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को डिटेल में डिस्कस करना है। हम ये देखेंगे कि ये मॉडल क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और फिर इसको एनालाइज भी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। स्टीवन क्रॉशन का ये कहना है कि लैंग्वेज दो तरह से सीखी जा सकती है। नंबर 1 एक्विजिशन में, नंबर 2 लर्निंग में। एक्विजिशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए इंसान अनकॉन्शियसली या नेचुरली लैंग्वेज के स्किल्स डेवलप करता है। कैसे? सिर्फ अपने माहौल से सुन के सीख के। वो कोई प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन नहीं करता, वो अपने इन्वायरमेंट से ही लैंग्वेज को लर्न कर लेता है। जैसे हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है या हमें कोई उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं मिलते हैं, हम खुद ही सुन के आसपास के लैंग्वेज एक्सपोजर से लैंग्वेज को सीख लेते हैं। इसको वो कह रहे हैं एक्विजिशन। और वो कहता है इसके कॉन्ट्रास्ट में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं लर्निंग। उसमें ये होता है कि कॉन्शियसली आपने बाकायदा किसी से सीखना है उस चीज़ को। जैसे कि ग्रामर रूल्स वगैरह, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, एक एक्सप्लिसिट प्रोसेस होता है। तो वो ये कहता है कि जो एक्विजिशन है ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि लर्निंग के ज़रिए किसी लैंग्वेज को सीखा जाए। वो कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं ना अपने आसपास से, तो उनको कोई बताता नहीं है कि ये ग्रामर रूल यहाँ पर ये हो रहा है तो इसको ऐसे पढ़ना है, तो इसको ऐसे बोलना है। वो कहता है कि वो खुद ही नेचुरली सीख लेते हैं। तो इस सारे मॉडल में उसने बेसिकली बात यही की है कि जिस तरह इंसान अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज सीखता है, अगर उसी तरह से उसको सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाए एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए, बजाय इसके कि उसको रोक टोक या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, अगर उसको नेचुरली एक लैंग्वेज सिखाई जाती है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है बनिस्बत लर्निंग के। तो यही सारे मॉडल में आगे उसने डिस्कस किया हुआ है। द मॉनिटर मॉडल। अब वो ये कहते हैं कि एक्विजिशन और लर्निंग दोनों किस लिए इस्तेमाल होते हैं? लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के लिए। डेफिनेटली हमने लैंग्वेज को नेचुरली सीखा है या एफर्ट्स लेके सीखा है, हमने उसको सीखा तो इसीलिए ना कि हम उससे लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकें। तो वो ये कह रहे हैं कि दोनों तरीके होते हैं लैंग्वेज को सीखने के या लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के। अब ये जो दो तरह के नॉलेज होते हैं, ये कैसे एक दूसरे में हेल्प करते हैं? एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस जो होती है, यानी कि जो हमने एक्विजिशन से नॉलेज लिया होता है, सबकॉन्शियसली नेचुरली जो हमने नॉलेज लिया होता है, वो क्या होता है हमारे जहन में ऐसे हमें हेल्प करता है कि हम बोल सकें, utterances बना सकें, अल्फाज को बोल सकें। और जो हमारी लर्न लैंग्वेज है, यानी कि जो हमने कॉन्शियसली या अननेचुरली किसी जगह से सीखा है लैंग्वेज को, लैंग्वेज के रूल्स वगैरह जो सीखे हैं, वो एक मॉनिटर का रोल प्ले करते हैं। मॉनिटर का मतलब ये है कि वो ये चेक करते हैं कि हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में कहीं कोई मिस्टेक्स ना करें। तो मॉनिटर क्या है? ये कॉग्निटिव मैकेनिज़्म है जो कि इंसान को हेल्प करता है कि वो एडिट करे या करेक्ट करे अपनी लैंग्वेज आउटपुट को। और ये लर्निंग की एक प्रोडक्ट है और ये बहुत यूज़फुल होती है स्पीकर्स के लिए जब उनके पास सोचने का टाइम होता है और वो अपनी स्पीच को प्लान कर रहे होते हैं। और ये लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए जो नॉलेज गेन किया जाता है उस पर रिलाई करते हैं। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब आपकी जो नॉलेज आपकी एक्वायर्ड है, वो आपको हेल्प करती है बोलने में, ठीक है। और जो लैंग्वेज आपने जो नॉलेज आपने लर्निंग के ज़रिए लिया है, उसको आपने एक बाकायदा प्रोसेस के ज़रिए सीखा है, वो आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि कहाँ पर किस तरह बोलो, किस तरह मिस्टेक्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस लफ्ज़ को कैसे बोलो। लेकिन वो कह रहा है कि ये काम तब आता है, मॉनिटर का काम ये तब देता है जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप सोच समझ के बोल सकें और अपनी स्पीच को प्लान कर सकें। अगर हमने स्पॉन्टेनियसली बात करनी है ना, तो फिर वहाँ पर जो लर्निंग है वो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाती, क्योंकि हम बैठ के सोच नहीं पाते ना, अपनी स्पीच को एडिट कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने रिटन कोई चीज़ लिखनी है तो डेफिनेटली अगर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होगा तो वो हमें हेल्प करेंगे कि इसमें ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ नहीं लिखनी है। हम कोई स्पीच प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमें ये जो है ना लर्न जो नॉलेज है हमारा लैंग्वेज के हवाले से, वो हमें हेल्प करेगा। तो इसको वो मॉनिटर मॉडल बोलता है, यानी कि जो हमारा लर्न लैंग्वेज का जो हमारा लर्न नॉलेज है लैंग्वेज के हवाले से, वो क्या काम कर रहा है? वो एक मॉनिटर का काम कर रहा है और वो हमें हमारी मिस्टेक्स बता रहा है और हमें एडिटिंग वगैरह करेक्शन वगैरह करने के लिए हेल्प कर रहा है। फिर उसके जो हाइपोथेसिस का या उसके मॉडल का अगला पॉइंट है वो है द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस ये बताता है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होता है जिसमें लैंग्वेज सीखी जाती है। मिसाल के तौर पर जो भी कोई लर्नर है वो पहले बेसिक वोकैबुलरी सीखेगा, फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर सीखेगा। तो वो ये कहता है कि अगर आप उल्टा करो कि आप पहले बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने लग जाओ और फिर उसके बाद आप छोटी चीज़ें सिखाओ, बेसिक चीज़ें सिखाओ, तो इस तरह जो है ना प्रॉपर एक लर्निंग नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगा। बेहतर तरीका ये है कि नेचुरली चलो, जैसे कि हम लैंग्वेज बेसिकली ना, उसने इस मॉडल में बात ही यही की है कि जैसे हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं ना, उसी तरह हमने अपनी सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर है। तो उसके लिए वो वही वाले पॉइंट्स हमें बता रहा है जो हमने अपनी मदर टंग को सीखने में इस्तेमाल किए थे। वो कहता है कि नेचुरल तरीके से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हो ना, उसको नेचुरल तरीके से सीखो। पहले उसकी बेसिक चीज़ें सीखो, फिर थोड़ा ऊपर लेवल का सीखो, फिर थोड़ा ऊपर लेवल का सीखो, फिर जाके कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाओ। एकदम से ऊपर जाओगे फिर ऊपर से नीचे आओगे, वो ये कोई इफेक्टिव ऑर्डर नहीं होगा। फिर आगे वो ये कहता है कि इनपुट हाइपोथेसिस देता है हमें
कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की वो बात करता है। वो ये कहता है कि लर्नर्स को ना जो उनका लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का सिखाया जाए। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी को अभी सिर्फ, अब फॉर एग्जांपल कोई अगर इंग्लिश सीख रहा है, अभी उसको सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो उसको फ़ौरन सेंटेंसेस पे लगाने की बजाय उसको पहले वर्ड्स पे लगाओ, फिर वर्ड्स से उसको सेंटेंसेस पे लेके जाओ। ये मैंने आपको मिसाल दी है। वो ये कहता है कि जो आपका नॉलेज ऑलरेडी, जो लर्नर के पास जो नॉलेज है ना उस लैंग्वेज से रिलेटेड, उसी से थोड़ा सा ऊपर लेवल का नॉलेज उसको दो। आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल बढ़ाओ, उसकी इनपुट आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाओ और उसकी इनपुट का लेवल बहुत हाई ना रखो। फॉर एग्जांपल अगर किसी लर्नर के पास जो नॉलेज है किसी लैंग्वेज को लेकर वो आई है, तो आप उसको I+1 स्टेज पर लेके जाओ, I+10 स्टेज पे ना लेके जाओ। आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी इनपुट को बढ़ाओ और जो आप इनपुट उसको दे रहे हो वो इंगेजिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ताकि उसको मज़ा भी आए और वो अच्छी तरह सीख भी सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं उसको हम जल्दी सीख लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का ऑलरेडी नॉलेज है, उससे रिलेटेड अगर हमें कोई अगले लेवल का नॉलेज मिलेगा तो वो हमें ज़्यादा समझ आएगा बनिस्बत इसके कि एक नई चीज़ को बिल्कुल हमें सिखाया जाए। तो ये वही बात आ जाती है कि इनपुट जो है स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। फिर आगे वो बात करता है इफ़ेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस की। वो ये कहता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ना हमारी लैंग्वेज की जो एक्विजिशन है या लर्निंग है उसमें वो कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। किस तरह से? वो ये कहते हैं कि जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है या जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो या तो आपकी लैंग्वेज को सीखने में मदद करेंगे या तो उसका सीखना स्टॉप करवा देंगे। कैसे करेंगे? वो ये कहते हैं कि जो आप लर्नर की इमोशनल स्टेट है, यानी कि वो एंजाइटी की कंडीशन में है या वो मोटिवेशनल सिचुएशन में है और उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव है या नहीं है, ये एक बहुत अहम किरदार अदा करता है लैंग्वेज सीखने में। अगर कोई लर्नर एंक्शियस है या अनमोटिवेटेड है तो उसका फ़िल्टर हाई होगा, यानी कि रास्ता उसका रोक लिया जाएगा, उसके दिमाग में इनपुट जाने का, उसके दिमाग में लैंग्वेज सीखने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा, क्योंकि वो एंक्शियस है, वो परेशान है, वो अनमोटिवेटेड है, उसका जहन फिर उस चीज़ को कबूल नहीं करेगा। तो वो ये कहता है कि अगर आप ये जो फ़िल्टर की चीज़ें हैं, यानी कि इन्वायरमेंट हो गया या उसकी जो मेंटल कंडीशन हो गई या फिर जो आपकी स्पोर्ट हो गई, उसके हवाले से अगर आप वो अच्छी रखते हो तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। लेकिन अगर वाइस वर्सा ये होगा कि ये चीज़ें कम होंगी तो उसकी लर्निंग जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। तो वो ये इनकरेज करता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए लर्निंग में, ताकि ये जो फ़िल्टर है इसका इफेक्ट जो है वो लोअर हो सके और लर्नर अच्छी तरह से लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, सीख सके। फिर आगे वो कहता है द साइलेंट पीरियड एंड द आउटपुट हाइपोथेसिस। और वो ये कहता है कि मुख्तलिफ लर्नर्स में एक ये फेज़ आता है कि वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड तो कर रहे होते हैं लेकिन वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। तो वो ये कहता है कि ये एक नेचुरल पार्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन का। वो ऐसा है कि एक टाइम आएगा जब वो पहले सिर्फ सीखेगा, अंडरस्टैंड करेगा लर्नर, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेगा जब उसमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा या जब उसको लगेगा कि अब मैं रेडी हूँ। तो जो है ना लर्नर पे वो कहता है कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ना उसको करेक्ट हर वक्त करते रहना चाहिए कि जी आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं क्यों नहीं कर रहे, आउटपुट प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे। दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, इनपुट और आउटपुट। सोर्स से आपने परेशान नहीं होना। इनपुट यानी कि जो चीज़ वो बाहर से अंदर सीख रहा है और आउटपुट जो उसने प्रोड्यूस करनी है। तो वो यही बात उसने की है कि एक टाइम के बाद लर्नर खुद ही जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है। तो जो उसका साइलेंट पीरियड है ना उसमें उसको तंग ना करो, वो आहिस्ता आहिस्ता जब खुद कॉन्फिडेंट फील करेगा ना तो फिर वो बोलना शुरू कर देगा। फिर आगे आ जाता है द नेचुरल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। अब वो ये कहता है कि कोई जो भी लैंग्वेज है उसको सीखने का ना प्रिडिक्टेबल एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि वोकैबुलरी, ग्रामर स्ट्रक्चर्स वगैरह एक नेचुरल ऑर्डर में सीखे जाते हैं। वो कहते हैं हर इंसान जो है किसी भी लैंग्वेज को अगर वो सीखेगा तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में उसको सीखेगा, वोकैबुलरी को भी, ग्रामर स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी। और अगर आप इस फ़ोर्स करो उनको कि नहीं आप अपने सीक्वेंस को तब्दील कर दो या कुछ और कर दो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके सीखने पर, क्योंकि उसने उसी तरह से सीखना है। तो ये ऐसे ही है जैसे कि कोई भी चाइल्ड अपनी लैंग्वेज को, फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वो कैसे करता है, बिल्कुल आम तरीके से जो चीज़ उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही होती है वो उसको लेता है, फिर वो आगे से आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा होता है ना, जैसे पहले छोटे छोटे से लफ्ज़ बोलना शुरू करता है, फिर वर्ड्स निकालता है, फिर सेंटेंसेस टूटे फूटे, फिर सेंटेंसेस वो प्रॉपर बना लेता है, फिर वो पूरे पूरे पैराग्राफ्स में बात करने के काबिल हो जाता है। तो वो कह रहा है कि यही एक सीक्वेंस होता है जो कि हर लर्नर के लिए होता है। तो ये जो स्टीवन क्रॉशन का मॉडल है ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल रहा है, इसने लैंग्वेज एजुकेशन को बहुत शेप किया है। लेकिन ये कि इस पर एक डिबेट चलती रही है कि ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है, किस हद तक नहीं है। अभी भी इसको जो है ना रिसर्च इस पर जारी है। तो अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मॉडल की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एम्पिरिकल सपोर्ट।
क्वेश्चन का जो मॉडल है ये एम्पिरिकल रिसर्च से रिलेटेड है और इसने बहुत अटेंशन हासिल की है, सपोर्ट हासिल की है एजुकेटर से, रिसर्चर से सेकंड लैंग्वेज की फील्ड में, यानी कि एम्पिरिकल बेसिस पर ये चल रहा है ना, तो इसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा आया है, एजुकेटर्स ने, लर्नर्स ने इसको कबूल किया। नेचुरलिस्टिक अप्रोच है इसकी, ये एक्विजिशन पर जोर देता है। ये कहता है कि आप लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से हासिल करो, तो ये लैंग्वेज लर्निंग को ना एक नेचुरल स्किल बना के पेश कर देता है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर ये बात करता है कम्प्रीहेंसिबल इनपुट की। ये कहता है कि आप लर्नर को प्रोवाइड करो कम्प्रीहेंसिबल इनपुट, तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है लैंग्वेज एजुकेटर्स के लिए। और ये बताता है कि लैंग्वेज का जो मटीरियल आपने बनाना है लर्नर्स के लिए सूटेबल भी होना चाहिए और इंगेजिंग भी होना चाहिए। तो इस हवाले से भी ये मॉडल काफ़ी इफेक्टिव रहा है। इमोशनल फैक्टर्स की जब वो बात करता है कि अगर एंजाइटी कम हो और एक अच्छा स्पोर्टिव इन्वायरमेंट हो तो लर्नर अच्छी तरह से सीख सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इसने हमें दिया है एजुकेटर्स को या लर्नर्स को कि किस तरह वो अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिस पर लोग सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि नंबर 1 पे वही कहते हैं कि मॉनिटर का जो रोल है, कुछ क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो मॉनिटर का कंसेप्ट है और ये जो एक उसने तफरका या डिस्टिंक्शन बना दिया है एक्विजिशन और लर्निंग के दरमियान, इसमें उसने लैंग्वेज एक्विजिशन की चीज़ों को ना बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करना ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन उसने दो चीज़ों को आमने सामने रख के एक्विजिशन और लर्निंग को एक बिल्कुल इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। तो इससे जो है ना लैंग्वेज का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो इसने सही तरह से ना बयान नहीं किया। और साथ में वो ये बात करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्विजिशन से ही लैंग्वेज को सही तरह से समझा और सीखा जा सके। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये भी बेनिफिशियल हो सकते हैं कम्युनिकेशन में, एक्वायर करने में, लैंग्वेज को लर्न करने में। फिर वो कहते हैं कि प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस की इसने बात की है, तो नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस ये सजेस्ट करती है कि प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस होता है लैंग्वेज स्ट्रक्चर का, एक्विजिशन का, लैंग्वेज को सीखने का। वो ये कहते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ लर्नर्स जो हैं वो यूनिक पाथ्स को फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक उसी प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस पे ही चल रहा हो। तो इसकी ये बात ऑब्जेक्टेबल है कि हर एक उसी नेचुरल सीक्वेंस पे या प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस पर चलेगा। वो कहते हैं हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। फिर साइलेंट पीरियड के बारे में वो कहते हैं कि इसने जो डिलेइंग है स्पीकिंग की, यानी कि बंदा ठीक है सीखता रहे लेकिन बोले नहीं, और इसको इसने ओके किया। वो कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि लर्नर्स को कम्युनिकेट करने के लिए अर्ली स्टेज से ही अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर वो कभी भी बोलने के काबिल नहीं होगा, या उसके अंदर का जो ये एक फेयर है ये हमेशा चलता ही रहेगा। और फिर ये है कि आजकल की रिसर्च ऐसी हो रही है, क्योंकि काफ़ी दहाइयाँ गुजर गई हैं इस मॉडल को दिए हुए, तो जो नई रिसर्चेज हो रही हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन वगैरह में, ये काफ़ी इसमें तब्दीली आती गई है। मुख्तलिफ ऐसी थीरीज़ आ गई हैं, सोशल या सोशो कल्चरल थ्योरीज़ वगैरह, उन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंस हासिल कर ली है। तो ये जो मॉडल है ना ये इसने थोड़ा सा अपनी इंपॉर्टेंस को गवा दिया है। तो समराइज़ करके हम ये कह सकते हैं कि ये हमें लैंग्वेज एक्विजिशन में काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है, काफ़ी वैल्यूएबल बातें हमें बताता है, लेकिन इसमें भी हमें क्रिटिसिज्म और एरियाज़ ऑफ डिबेट मिलते हैं। एजुकेटर्स और रिसर्चर्स जो हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो पूछिएगा, कोई इस टॉपिक आप सीखना चाहते हैं उसका नेम सजेस्ट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।